जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आपसे कहा था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। धीरे धीरे कंटिन्यू करते करते हम सभी लेक्चर आपके अपलोड करते हुए चले जाएंगे। तो ये लेक्चर आपका अपलोडेड है, क्योंकि थोड़ी लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हम आपको ये लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। आपका लेक्चर आज का जो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से रिलेटेड है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए ट्रैक्शन सिस्टम हमारे क्या होते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ट्रैक्शन सिस्टम, तो यहाँ पर ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एग्जामिनर आपको पूछेगा ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपके 2021 के पेपर में आया हुआ था, नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम से एक क्वेश्चन वहां उसने दिया था, और वो क्वेश्चन था करेक्ट और नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन था। जैसा कि लगातार नॉट करेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन आपको बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वहीं पर उसको पूछा गया था। अब यहाँ पर ट्रैक्शन सिस्टम आपका जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो की जाती है यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कर रहा था ये? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूज की जाती है ड्राइव को चलाने के लिए। यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर ट्रैक्शन पर्पज। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सिस्टम में इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज नहीं की जाती है। देखो यहाँ पर मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके चलूंगा। यदि आपको क्लास लेने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपकी क्लास पूरी, आपका कंटेंट बहुत ही बेस्ट तरीके से, मैं इस तरीके से इस क्लास को डिजाइन करूंगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप बिल्कुल अच्छे से उनको पुटअप कर सकें, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर छूटे नहीं। तो आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तरीके से अच्छे से हल करने हैं, और वहीं से ये क्वेश्चन आपको रखे गए हैं। इसमें वही पॉइंट मैं आपको लेकर के आया हूं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में इसमें क्या होता है, नॉट यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर ट्राम्बे, और चौथा एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्राम्बे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभार। देखो यहाँ पर यूपीपीसीएल अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। यदि जो डिप्लोमा के सिलेबस में है
वहां से वो कुछ भी उठा के आपको ले आएगा और आपके सामने रख देगा। फिर आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। बस ये क्या करता है, हर बार डिप्लोमा के सिलेबस से उठाता है क्वेश्चन और आपके सामने रख देता है। लेकिन आपका तरीका क्या है, आप पुराने पैटर्न से पढ़ रहे हैं, जो कि आपका जब ईयर वाइज था। बीटीई ने जब ईयर वाइज से सेमिस्टर वाइज में चेंज करा, तो आपकी कुछ बुकें हैं जो आपके यहाँ पर न्यू लागू हुई हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आपको रखता है और आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक डीजल, पहला हो जाएगा सबसे पहले स्टीम इंजन ड्राइव। स्टीम इंजन ड्राइव पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर डीजल ड्राइव, डीजल इंजन ड्राइव, डीजल इंजन ड्राइव। ठीक है, दो एग्जाम्पल इसके हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेल्फ कंटेंट ड्राइव नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव। अब इसमें आपको ये दो ऊपर के दिख रहे होंगे, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव और डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, और ये दो, ये चारों तो हैं सेल्फ कंटेंट ड्राइव। क्या है ये? सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट ड्राइव। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव और डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव है। और स्टीम इंजन ड्राइव और डीजल इंजन ड्राइव ये भी क्या है, सेल्फ कंटेंट ड्राइव है, कंटेंट ड्राइव। तो आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पूछेगा एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, एक इसमें से दे रखा होगा, आपका वही आंसर होगा। तो ये दोनों क्या है, ये हैं हमारे नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव, नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव क्यों है? क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये क्या ले रहे हैं, ये पावर जो है चलने के लिए पावर कहाँ से ले रहे हैं, ये ओवरहेड से ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ओवरहेड का, वहां से ये लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, इसीलिए इनको सेल्फ कंटेंट ड्राइव किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, रिसीव्ड एनर्जी, रिसीव्ड एनर्जी फ्रॉम ओवरहेड, ओवरहेड लाइन। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आपको ध्यान में रखना है। किससे लेते हैं, ओवरहेड लाइन से ये एनर्जी लेते हैं, इसीलिए इनको नॉट सेल्फ कंटेंट ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स जो है इनके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये बैटरी से चल रही है, यहाँ से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी का सोर्स है। ये कहाँ पर ये किया जाता है, ये शंटिंग में यूज किया जाता है, जहाँ पर हमें ट्रेन को खड़ा करना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे इस हाई डेंसिटी वाले जो हमारे बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो और ये जो है डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसमें डीजल इंजन होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर जनरेटर यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें स्टीम प्रोवाइड की जाएगी और इसमें डीजल होगा, उसके अंदर ही भरा हुआ, इसीलिए इनको सेल्फ कंटेंट कहा जाता है, इनको नॉट सेल्फ कंटेंट कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखो आपको इतना समझ में आ गया, सेल्फ कंटेंट नॉट सेल्फ कंटेंट। अब इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा टाइप ऑफ ट्रैक। ट्रैक के टाइप से स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो इंडिया में यूज किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, पूरा समझ में आपके आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ ट्रैक की तरफ।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अभी तक यहाँ पर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया गया है। एक एक टॉपिक को मैं आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप जो है उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम टाइप ऑफ ट्रैक ही देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रैक, ट्रैक के टाइप। तो देखो ट्रैक जो होता है हमारा वो 4 प्रकार का यहाँ पर ट्रैक होता है। पहला होता है ब्रॉड गेज या वाइड गेज बोलते हैं, दूसरा होता है मीटर गेज और तीसरा होता है हमारा नैरो गेज और चौथा होता है अनदर नैरो गेज। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, पूछ सकता है इनकी या तो रेंज पूछेगा, कहाँ तक इनकी रेंज होती है, कितनी डिस्टेंस होती है, और साथ ही साथ पूछेगा किस सिंबल से आप इसको यूज करते हैं। वैसे तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इंजन के आगे जो लिखा हुआ था WDM इस प्रकार ये लिखा हुआ होगा और पूछेगा ये किसको शो करता है। ठीक है, तो इस पहले हम यहाँ पर खाली ट्रैक के टाइप के बारे में बताएंगे। उसके बारे में यहाँ पर जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ट्रैक्शन सिस्टम तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा ट्रैक है, ब्रॉड गेज या वाइड गेज। पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज या वाइड गेज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर मीटर गेज। क्या हो जाएगा, मीटर गेज, मीटर गेज, मीटर गेज। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर नैरो गेज, नैरो गेज, और चौथा यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनदर नैरो गेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनको किस किस सिंबल से शो करते हैं। तो यहाँ पर सिंबल देख लेते हैं किस सिंबल से शो करते हैं। ब्रॉड गेज या वाइड गेज को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, W से। ठीक है, ध्यान में रखना है, ब्रॉड गेज को शो करते हैं हम W से, जबकि मीटर गेज को शो करते हैं हम Y से, और नैरो गेज को हम शो करते हैं Z से, और अनदर नैरो गेज को, अनदर नैरो गेज लिख लीजिए, यहाँ पर पूरा लिखेंगे अनदर नैरो गेज। एक एक टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। नैरो गेज आपके पास में 2 महीने हैं, 2 महीने में आपका पूरा जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। दिन में 3 या 4 लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो आप जो है वॉच करते रहिए। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जाकर शेयर कीजिए। यहाँ पर अनदर नैरो गेज को शो करते हैं हम N से। अब कंफ्यूजन इसमें क्या रहेगी, आपको कंफ्यूजन इन दोनों में रहेगी। ब्रॉड गेज को तो W से, मीटर गेज को बाई, आप ध्यान रखेंगे WZ। तो आपको ध्यान में रखना है नैरो गेज को N से शो नहीं करते हैं। आपकी कंफ्यूजन यही रहेगी, जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो नैरो गेज को N से शो करने लगेंगे, लेकिन अनदर नैरो गेज को हम N से शो करते हैं, नैरो गेज को हम Z से शो करते हैं। दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। अब इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं, इनके बीच में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है वो पूछता है एग्जामिनर। कितनी होती है, ब्रॉड गेज में जो होता है वो होता है हमारा 6 फीट, 6 फीट, और यहाँ पर 6 इंच होता है हमारा, 5 फीट होता है, सॉरी 5 फीट 6 इंच। लिखा हुआ किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा 5 फुट और 6 इंच। फुट पे जो होता है सिंगल डैश लगता है और इंच पे जो लगता है डबल लगता है। ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं मीटर गेज। मीटर गेज में जो होगा हमारा वो होगा 3 फीट, 3 फीट। यहाँ पर मैं सिंबल ही लगा देता हूँ जैसे वो शो कर रहा है हमने। फीट को डैश लगाते हैं और इंच को डबल डैश लगाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो 3 फुट 4 इंच। ठीक है,
नैरो गेज में आप ध्यान में रखेंगे, इसमें 2 फुट 6 इंच। अनदर नैरो गेज में आपको ध्यान में रखना है 2 फीट ओनली। ठीक है, तो आपको आई होप इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ब्रॉड गेज या वाइड गेज, जिसको शो करते हैं हम डब्ल्यू से, 5 फुट 6 इंच का होता है। मीटर गेज, जिसको शो करते हैं हम 22 से, और इसमें जो होता है कितना होता है? ये होता है हमारा 3 फुट 4 इंच का। नैरो गेज को हम जेड से शो करते हैं, जिसमें 2 फुट 6 इंच होता है, और अनदर नैरो गेज को हम एन से शो करते हैं, जिसमें 2 फीट उसकी पटरियों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर होती है। ये इस प्रकार ये डिस्टेंस जो होगी ये हमारी 5 फुट 6 इंच होगी। किसमें? ब्रॉड गेज में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की तरफ। अगला है हमारा सिस्टम ऑफ रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। जो ट्रैक को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कितने कितने सिस्टम से करते हैं, जैसे कि हम कहीं पर सिंगल फेज यूज करते हैं, कहीं पर डीसी यूज करते हैं, कहीं पर 3 फेज एसी यूज करते हैं, कहीं पर कैंडो सिस्टम यूज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर है रेलवे का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किससे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लिखेंगे सिस्टम, ये है सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए सिस्टम ऑफ रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से। देखो इसमें क्या पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा, पहला होता है हमारा यहाँ पर, इसमें ये आप हेडिंग डाल लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसको मैं समझाऊंगा आपको। कभी भी जो है आप भूलेंगे नहीं, इस टॉपिक को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहला जो होता है हमारा डीसी सिस्टम, ठीक है। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पहला सिस्टम है डीसी सिस्टम। दूसरा होगा हमारा सिंगल फेज एसी सिस्टम। तीसरा आया दोस्तों हमारा यहाँ पर 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है। चौथा आपका जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है वो है हमारा कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछता है, इसमें एग्जामिनर पूछता है इनकी वोल्टेज रेंज पूछता है, इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछता है। देखो एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आपको मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम आगे और ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो डीसी सिस्टम में कौन कौन सी वोल्टेज रेंज यूज की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर 600 वोल्टेज और 750 वोल्ट, 1500 वोल्ट और साथ ही साथ 3000 वोल्ट, ये सभी यहाँ पर यूज की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, और एक बात और ध्यान रखना, डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। कभी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने लगे, डीसी ट्रैक सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। एग्जामिनर अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो है ये दोनों आपको किस में यूज किए जाते हैं और ये दोनों कहाँ पर यूज किए जाते हैं। ये यूज किया जाता है मेन लाइन के लिए। कहाँ पर? मेन लाइन सर्विस में, ठीक है। और ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अर्बन और सब अर्बन के लिए, अर्बन एंड सब अर्बन,
सब अर्बन फॉर ट्राम्बे के लिए, ट्राम्बे। ठीक है। तो आपसे पूछेगा डीसी सिस्टम में किस वोल्टेज रेंज के यूज किया जाता है, 600, 750 और 1500 और 3000। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपको पूछे ट्राम्बे के लिए कितना वोल्टेज सिस्टम यूज होता है तो 600, 750। ठीक है। मेन लाइन सर्विस लाइन के डीसी सिस्टम में कितना वोल्टेज रेंज होता है, 500 to 3000 वोल्ट। ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सिंगल फेज एसी सिस्टम। अब सिंगल फेज एसी सिस्टम की यहाँ पर वोल्टेज रेंज आपको बताते हैं। सिंगल फेज एसी सिस्टम की जो वोल्टेज रेंज होती है वो होती है हमारी 15 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट तक। एट फ्रिक्वेंसी पूछता है 16 होल 2/3 हर्ट्ज टू 15 हर्ट्ज। ठीक है। एक फ्रिक्वेंसी रेंज ये हो गई और दूसरा एंड 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज की जाती है। तो ये दो टाइप का हो जाएगा, सिंगल फेज लो फ्रिक्वेंसी ट्रक्शन सिस्टम, सिंगल फेज हाई फ्रिक्वेंसी ट्रक्शन सिस्टम। तो सिंगल फेज में वोल्टेज सेम रहेगी 15 किलो वोल्ट एट 16 होल 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 15/3 हर्ट्ज। ठीक है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो दो फ्रिक्वेंसी की रेंज यूज की जाती है सिंगल फेज एसी में, एक तो 16 सहित 2/3 और 50 हर्ट्ज। ठीक है। जब ये यूज की जाएगी तो ये लो फ्रिक्वेंसी सिंगल फेज एसी सिस्टम, जब ये यूज की जाएगी तो हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिंगल फेज एसी सिस्टम। अब आ जाता है थ्री फेज एसी सिस्टम में। आपको देखो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर क्या होता है, थ्री फेज एसी सिस्टम का जो वोल्टेज रेंज पूछेगा 3000 to 3500 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। थ्री फेज एसी सिस्टम में वोल्टेज रेंज आपको ध्यान में रखना और उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं, ये जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है ये 16 होल 2/3 हर्ट्ज यूज की जाती है। थ्री फेज सिस्टम में ध्यान रखेंगे, थ्री फेज सिस्टम में वोल्टेज रेंज 3000 से 3500 होती है, 3500 वोल्ट ना कि किलो वोल्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। थ्री फेज एसी सिस्टम की जो वोल्टेज रेंज है 3000 से 3500 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी रेंज 16 होल 2/3 हर्ट्ज यानी कि 50/3 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। अब कंपोजिट सिस्टम ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम और दूसरा होता है हमारा सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, जिसको हम कैंडो सिस्टम बोलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कंपोजिट सिस्टम कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला है हमारा सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है हमारा सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज एसी सिस्टम। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैंडो सिस्टम बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैंडो सिस्टम बोलते हैं। कैंडो सिस्टम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कैंडो सिस्टम क्या होता है, सिंगल फेज टू थ्री फेज एसी सिस्टम। हमारे यहाँ बेसिकली सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम यूज किया जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही यहाँ से लगभग 8-10 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। पूछता है डीसी सिस्टम का वोल्टेज रेंज पूछ लेगा, फिर पूछेगा ट्राम्बे में कितना वोल्टेज यूज किया जाता है मेन लाइन्स के लिए। मेन लाइन्स कहने का मतलब देखो यहाँ पर अंतर आपको ध्यान में रखना है। डीसी सिस्टम में मेन लाइन्स के लिए वोल्टेज रेंज क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एसी सिस्टम में आपकी वोल्टेज रेंज और फ्रिक्वेंसी पूछेगा। लो फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो ये आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो ये इस वोल्टेज के साथ में आएगी, ठीक है। थ्री फेज एसी सिस्टम में फ्रिक्वेंसी की रेंज पूछेगा तो आपको ये बताना है वोल्टेज रेंज आपकी 3000 और से 3500 वोल्ट तक होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी थ्री फेज मोटर होती है वो 3.3 kV तक आपकी वोल्टेज रेंज पे यूज की जाती है। कंपोजिट सिस्टम का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसने क्या करा, इसने सबको ही यहाँ पर जितने ये जो यूज हो रहे थे इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि
ओवरहेड लाइन को बनाने के लिए 3 फेज, यहाँ पर 2 वायर ऊपर और थर्ड वायर जो होता था हमारा जो रेल की पटरी है उसको यूज किया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सिंगल फेज ऊपर होगा और उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, या सिंगल फेज टू 3 फेज, सिंगल फेज लेंगे और अंदर उससे कन्वर्टर से क्या करेंगे 3 फेज में उसको चेंज कर लेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आप थोड़ा पीछे हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक के बारे में बता के चलूंगा। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है जो हमारा एडेसिव वेट होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस होता है, और दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पर शेड्यूल स्पीड और एवरेज स्पीड। इन दोनों तीनों से जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो लगभग 15-16 इन तीनों से बनते हैं। कभी पूछता है जो हमारा एडेसिव कोफिशिएंट होता है ये कब किसकी उपस्थिति के कारण घटेगा और किसकी उपस्थिति के कारण ये इंक्रीज होगा और किसकी उपस्थिति के कारण रिड्यूज होगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और शेड्यूल स्पीड के बारे में पूछता है, कब किस किस के कारण इफेक्टेड होती है और किसके कारण इंक्रीज होती है। एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला आपको पूछने लगता है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं इसके एडेसिव कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस। कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस आपको यहाँ पर बताऊंगा क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस लिख लेते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस, कोएफिशिएंट ऑफ एडिशंस। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 5-6 ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। एग्जामिनर का मूड है कभी ना कभार इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एडेसिव वेट ट्रैक्टिव फोर्स अपॉन एडेसिव वेट। किसका रेशियो है, ट्रैक्टिव फोर्स अपॉन एडेसिव वेट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसको शो करते हैं हम म्यू से। पहला क्वेश्चन तो यही है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन से को किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। ठीक है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू एडेसिव वेट। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू एडेसिव वेट, आपको इतना ध्यान में रखना है। ट्रैक्टिव एफर्ट को हम एफ से शो करते हैं और इसको हम वेट को शो करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन एडेसिव वेट। क्या हो जाएगा, एडेसिव वेट। ठीक है, यानी कि Ft अपॉन डब्ल्यू, म्यू बराबर Ft अपॉन डब्ल्यू। यहां से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा, आपको पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण। दोस्तों यहाँ पर तो थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर रह गया है आपका, बस इसको ही फिनिश करते हैं, उसके बाद में आपका ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण रिड्यूस होता है और किसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर इम्प्रूव होता है। कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस इम्प्रूव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस इम्प्रूव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी उपस्थिति के कारण, इन 3 की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ये इंक्रीज होता है और इन 2 की उपस्थिति के कारण यहाँ पर रिड्यूज होता है। तो यदि आपकी ट्रैक पर या रेल पर रस्ट हो, डस्ट हो और ड्राई सैंड हो, यानी कि वहाँ पर क्या हो, जो हमारा सूखा बालू हो
यदि ट्रैक पर पड़ा हुआ है तो उसके कारण यहाँ पर ये इम्प्रूव हो जाता है। या डस्ट पड़ी हुई हो, रस्ट पड़ी हुई हो, तो यदि ये 3 उस पर रेल पर पड़ी हुई हो तो कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस इम्प्रूव हो जाता है। यदि आपका ट्रैक पर ओस पड़ी हुई हो और ऑयल एंड ग्रीस पड़ा हुआ हो तो कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस मैंने आपको बताया होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट टू एडेसिव वेट, यानी कि इसको म्यू से शो करते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन एडेसिव वेट का जो रेशियो होता है वो हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एडेशंस होता है। आई होप आपको ये सभी जितना भी कंटेंट है बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए विजिट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आने वाली यूपीपीसीएल जेई और एई से रिलेटेड जितनी भी हमारी उनके टॉपिक हैं उनकी वीडियो लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।